सभी सुनने वालों का आज के इस नए डीप डाइव में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर गहन चर्चा करने वाले हैं जो हमारे आसपास हमेशा मौजूद रहता है। बिल्कुल। और चर्चा तो हर जगह होती है इसकी। हाँ, मतलब चाय की टपरी से लेकर कॉर्पोरेट बोर्ड रूम्स तक हर जगह यही चर्चा होती है। बिल्कुल। लेकिन हम शायद ही कभी रुक कर इसके पीछे के सिस्टम और उसकी साइंस को समझने की कोशिश करते हैं। वही तो आज हम बात कर रहे हैं लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल पार्टीज, राजनीतिक दलों की असली अहमियत की। हर रोज न्यूज चैनल्स पर, अखबारों की हेडलाइंस में हम इन पार्टियों का जिक्र सुनते हैं। हर रोज। हाँ। लेकिन आज हमारा मिशन ये समझना है कि आखिर हमें इन पॉलिटिकल पार्टीज की जरूरत ही क्यों है, ये असल में काम कैसे करती हैं, और सबसे बड़ा सवाल, क्या इनके बिना किसी भी देश का लोकतांत्रिक ढांचा टिक सकता है? ये बहुत बड़ा सवाल है वैसे। बिल्कुल। और इसलिए हमारे आज के सोर्स मटेरियल का आधार एनसीईआरटी के बिल्कुल सटीक और प्रामाणिक रिसर्च नोट्स हैं, जो इस पूरे विषय की परतों को बहुत ही गहराई से खोलते हैं। तो ओके, लेट्स अनपैक दिस। इस विषय की गहराई में जाने से पहले एक बुनियादी पहलू पर गौर करना बहुत ज़रूरी है। जब डेमोक्रेसी या लोकतंत्र शब्द का जिक्र होता है तो सबसे पहले क्या तस्वीर उभरती है? चुनाव, वोटिंग मशीन्स। हाँ, चुनाव, वोटिंग मशीन्स और सबसे प्रमुख रूप से पॉलिटिकल पार्टीज। अगर हम देश के किसी बहुत ही दूर दराज इलाके की बात करें, किसी ऐसे गांव की जहां शायद लोगों को संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन की जटिलताओं के बारे में ज़्यादा जानकारी ना हो, राइट, या उन्हें ये ना पता हो कि सरकार का एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर क्या है, तो भी पूरी संभावना है कि उन्हें राजनीतिक पार्टियों के नाम, उनके झंडे और उनके चुनाव चिन्ह जरूर पता होंगे। ये तो है, इलेक्शन सिंबल सबको याद रहते हैं। एग्जैक्टली। लोकतंत्र में पार्टियां सबसे ज्यादा विजिबल संस्थाएं हैं। आम जनता के लिए तो कई बार डेमोक्रेसी का मतलब ही राजनीतिक पार्टियां बन जाता है। विजिबिलिटी तो निसंदेह बहुत ज्यादा है, लेकिन यहाँ एक बहुत दिलचस्प सवाल उठता है कि क्या ये विजिबिलिटी उनकी पॉपुलैरिटी की गारंटी है? बिल्कुल नहीं। क्योंकि अगर ध्यान दिया जाए तो समाज में अक्सर सिस्टम की हर खराबी के लिए, लोकतंत्र में होने वाली हर छोटी बड़ी गड़बड़ी के लिए सीधा पार्टियों को ही ब्लेम किया जाता है। हाँ। एक आम धारणा सी बन गई है कि पार्टियां सिर्फ समाज को बांटने का काम करती हैं या फिर सिर्फ अपने पॉलिटिकल स्वार्थ के लिए काम करती हैं। और यही इस पूरे पॉलिटिकल सिस्टम का सबसे बड़ा विरोधाभास यानी पैराडॉक्स है। समाज में लोग इनकी कड़ी आलोचना करते हैं, लेकिन इनके बिना काम भी नहीं चलता। सही बात है। दुनिया भर में हुए कई ग्लोबल सर्वेस और रिसर्च डेटा ये स्पष्ट रूप से बताते हैं कि राजनीतिक दलों पर जनता का भरोसा, जिसे हम ट्रस्ट डेफिसिट कह सकते हैं, वो बहुत चरम पर है। दुनिया के सबसे कम भरोसेमंद संस्थानों की लिस्ट में पॉलिटिकल पार्टीज हमेशा टॉप पर रहती हैं। वाओ। हाँ, लेकिन यहाँ सोर्स मटेरियल से एक बहुत ही हैरान करने वाला फैक्ट ड्रॉप सामने आता है। क्या है वो? भले ही ग्लोबल ट्रेंड कुछ भी हो, साउथ एशिया और खासकर भारत में एक अजीब सी स्थिति है। यहाँ लोग पार्टियों पर भरोसा कम करते हैं, लेकिन फिर भी इन पार्टियों से जुड़ने वालों की संख्या यानी उनका पार्टिसिपेशन रेट आश्चर्यजनक रूप से बहुत ज्यादा है। और मतलब लोग भरोसा नहीं करते पर जुड़ना चाहते हैं। हाँ, बिल्कुल। और ये आंकड़ा वाकई चौंकाने वाला है। भारत में पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर्स का प्रतिशत कनाडा, जापान और स्पेन जैसे विकसित देशों से भी कहीं ज्यादा है। हाँ, ऐसा लगता है जैसे पॉलिटिक्स हमारे यहाँ का कोई नेशनल स्पोर्ट बन चुकी है, जहाँ हर कोई रेफरी भी बनना चाहता है और खिलाड़ी भी। ये एनालॉजी बिल्कुल सही है। पिछले कुछ दशकों में देश में ऐसे लोगों की संख्या लगातार बढ़ी है जो खुद को आधिकारिक रूप से किसी न किसी पार्टी का सदस्य बताते हैं या किसी विशेष विचारधारा के क्लोज महसूस करते हैं। इस बढ़ते पार्टिसिपेशन को समझने के लिए हमें एक पॉलिटिकल पार्टी के स्ट्रक्चर को डिकोड करना होगा। रिसर्च नोट्स के अनुसार किसी भी पार्टी के मुख्य रूप से 3 अंग या कंपोनेंट्स होते हैं। ओके। पहले स्तर पर आते हैं लीडर्स, जो पार्टी का चेहरा होते हैं, को स्ट्रैटेजी बनाते हैं और मुख्य फैसले लेते हैं। टॉप लीडरशिप यानी? हाँ। दूसरे स्तर पर होते हैं एक्टिव मेंबर्स। ये वो लोग हैं जो जमीनी स्तर पर मशीनरी की तरह काम करते हैं, रैलीज ऑर्गेनाइज करते हैं और पार्टी के नैरेटिव को घर घर तक पहुंचाते हैं। ग्राउंड वर्कर्स। एग्जैक्टली।
और तीसरे स्तर पर होते हैं फॉलोअर्स, जो वैचारिक रूप से पार्टी से जुड़े होते हैं और लगातार अपना वोट उसी पार्टी को देते हैं। तो बेसिकली ये तीनों घटक ही तय करते हैं कि कोई पार्टी जमीन पर कितनी मजबूत है। बिल्कुल। असल में देखा जाए तो एक पार्टी ऐसे लोगों का एक संगठित समूह है जो चुनाव लड़ने और सत्ता हासिल करने के लिए एक साथ आते हैं। हाँ। उनके पास कुछ पॉलिसीज और प्रोग्राम्स होते हैं जिन पर वो सहमत होते हैं और उनका घोषित लक्ष्य समाज का कलेक्टिव गुड करना होता है। अब चूंकि समाज में हर किसी का नजरिया अलग होता है कि अच्छा क्या है, इसलिए पार्टियां लगातार जनता को ये विश्वास दिलाने की कोशिश करती हैं कि उनका विजन दूसरों से बेहतर क्यों है। बिल्कुल, और इसी विजन और पॉलिसीज को जमीन पर उतारने के लिए पार्टियां कुछ निश्चित काम करती हैं। सोर्स मटेरियल में इनके 7 कोर फंक्शंस का बहुत ही स्पष्ट रूप से जिक्र किया गया है। 7 फंक्शंस, ओके? हाँ, शुरुआत होती है कंटेस्टिंग इलेक्शंस यानी चुनाव लड़ने से। हर पार्टी अपने सबसे मजबूत उम्मीदवारों को मैदान में उतारती है। इसके बाद चुनाव प्रचार के दौरान वो जनता के सामने अपनी पॉलिसीज और प्रोग्राम्स रखती हैं ताकि वोटर्स के पास एक स्पष्ट विकल्प हो। राइट। और चुनाव जीतने के बाद तीसरा और शायद सबसे महत्वपूर्ण काम शुरू होता है देश के लिए लॉज या कानून बनाना। हाँ, लेजिस्लेचर में। बिल्कुल। संसद या विधानसभाओं में जो भी बहस होती है वो पार्टी लाइन के आधार पर ही होती है। पार्टियां अपने एमपीज या एमएलएस को निर्देश देती हैं कि किस बिल का समर्थन करना है और किसका विरोध। वही विप इशू करते हैं। हाँ। और चौथा काम है सरकार बनाना और उसे चलाना, फॉर्मिंग एंड रनिंग गवर्नमेंट। पार्टियां नेताओं को चुनती हैं, उन्हें मंत्रालयों की जिम्मेदारी सौंपती हैं और अपनी नीतियों के हिसाब से देश का प्रशासन चलाती हैं। और इन सत्ताधारी पार्टियों के अलावा उन पार्टियों की भूमिका और भी अहम हो जाती है जो चुनाव हार जाती हैं। ऑपोजिशन की बात कर रही हैं आप? बिल्कुल, ये 5वां फंक्शन है, ऑपोजिशन की भूमिका निभाना। एक स्वस्थ लोकतंत्र में विपक्ष सिर्फ बैठने के लिए नहीं होता, उसका काम है सरकार की गलतियों, कमियों और विफलताओं को लगातार जनता के सामने लाना, चेक एंड बैलेंस रखना। हाँ, इसके साथ ही छठा काम है पब्लिक ओपिनियन या जनमत तैयार करना। पार्टियां समाज में दबे हुए बड़े मुद्दों को उठाती हैं, उन पर राष्ट्रीय व्यापी बहस शुरू करती हैं और आंदोलनों को दिशा देती हैं। और 7वां फंक्शन जो रोजमर्रा की जिंदगी में सबसे ज्यादा इम्पैक्ट डालता है वो है सरकारी मशीनरी और वेलफेयर स्कीम्स तक आम इंसान की पहुंच बनाना। ये बहुत प्रैक्टिकल पॉइंट है। हाँ, मतलब किसी भी आम नागरिक के लिए एक ब्यूरोक्रेट के दफ्तर के चक्कर काटने से ज्यादा आसान अपने लोकल वार्ड मेंबर या पार्टी कार्यकर्ता के पास जाना होता है। तो सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? यही कि उनका रोल बहुत ब्रॉड है। बिल्कुल, इतने सारे काम, इतनी सारी जिम्मेदारियां। लेकिन अगर हम एक हाइपोथेटिकल स्थिति की कल्पना करें कि राजनीतिक दल हैं ही नहीं, तो क्या होगा? इस हाइपोथेटिकल स्थिति का एनालिसिस करने पर सिस्टम की असली अहमियत समझ आती है। मान लीजिए कि कोई राजनीतिक दल नहीं है, चुनाव फिर भी होंगे, लेकिन मैदान में खड़ा हर उम्मीदवार पूरी तरह से इंडिपेंडेंट यानी निर्दलीय होगा। ओके। अब एक निर्दलीय उम्मीदवार अपने छोटे से चुनाव क्षेत्र के लोगों से तो वादे कर सकता है कि वो उनके लिए सड़क बनवा देगा या स्कूल खुलवा देगा, लेकिन क्या वो पूरे देश की फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस बजट या नेशनल टैक्स स्ट्रक्चर में किसी बड़े बदलाव का वादा कर सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकता। उसके पास उतना मैंडेट ही नहीं होगा। एग्जैक्टली। मतलब सरकार तो शायद बन भी जाए, लेकिन उसकी यूटिलिटी हमेशा एक अनिश्चितता के घेरे में रहेगी। हर एमपी सिर्फ अपने इलाके के लिए जवाबदेह होगा। देश को एक धागे में पिरोने वाली, एक नेशनल विजन देने वाली कोई कलेक्टिव आवाज नहीं होगी। यही प्रॉब्लम होगी। पार्टियां इसी राजनीतिक बिखराव को रोकती हैं। वो अलग अलग विचारों और प्रतिनिधियों को एक साथ लाकर सरकार को एक दिशा देती हैं। इसीलिए किसी भी आधुनिक और बड़े लोकतंत्र के लिए पार्टियां महज एक विकल्प नहीं बल्कि एक नेसेसरी कंडीशन बन गई हैं। बिल्कुल। और जब ये साबित हो जाता है कि पार्टियां अनिवार्य हैं, तो चर्चा नंबर्स गेम या पार्टी सिस्टम्स की तरफ मुड़ती है। हाँ, ये कितने टाइप्स के होते हैं? दुनिया भर में कितने तरह के पार्टी सिस्टम्स काम कर रहे हैं, इसका क्लासिफिकेशन सोर्स मटेरियल में बहुत ही दिलचस्प तरीके से किया गया है। मुख्य रूप से 3 तरह के मॉडल्स दुनिया में देखे जाते हैं। ओके। पहला है वन पार्टी सिस्टम यानी एक दलीय व्यवस्था। इसका क्लासिक उदाहरण चाइना है, जहां केवल कम्युनिस्ट पार्टी को ही सत्ता में आने
और सरकार चलाने का एकाधिकार है। राइट, वहाँ ऑप्शंस नहीं है। हाँ, भले ही वहाँ लोग कानूनी तौर पर संगठन बना लें, लेकिन चुनावी सिस्टम उन्हें सत्ता के लिए फ्री एंड फेयर कंपटीशन करने की इजाज़त नहीं देता। जाहिर है ये कोई डेमोक्रेटिक विकल्प नहीं है। दूसरा मॉडल है टू पार्टी सिस्टम या द्विदलीय व्यवस्था, जो यूएसए और यूके जैसे देशों में बहुत प्रमुखता से देखा जाता है। वैसे ऐसा नहीं है कि वहाँ कोई और पार्टी चुनाव नहीं लड़ सकती। बिल्कुल नहीं, पार्टियां और भी होती हैं। हाँ, वहाँ कई छोटी पार्टियां होती हैं जो कुछ सीटें भी जीत सकती हैं, लेकिन सत्ता मुख्य रूप से दो ही बड़ी पार्टियों के बीच बदलती रहती है। सत्ता हासिल करने की वास्तविक संभावना सिर्फ उन्हीं दो के पास होती है। और फिर आता है तीसरा मॉडल, मल्टी पार्टी सिस्टम या बहुदलीय व्यवस्था, जिसे भारत फॉलो करता है। और भारत का ये मल्टी पार्टी सिस्टम कोई संयोग नहीं है। अक्सर ये सवाल उठता है कि भारत में इतनी सारी पार्टियां क्यों हैं। इसका सीधा सा जवाब भारत की विशाल सोशल और ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी में छिपा है। डाइवर्सिटी का बहुत बड़ा रोल है। भारत कोई छोटा या होमोजीनियस देश नहीं है। यहाँ इतने अलग अलग धर्म, जातियां, भाषाएं और क्षेत्रीय पहचान है कि कोई भी 2 या 3 पार्टियां पूरे देश की आवाज को समेट ही नहीं सकती। बिल्कुल सही कहा। हर राज्य, हर समुदाय के अपने विशिष्ट मुद्दे हैं। इसी विविधता ने भारत में दर्जनों पार्टियों को जन्म दिया है। कोई भी देश अपना पार्टी सिस्टम एक दिन में बैठ के नहीं चुनता। ये उस देश के समाज, उसके इतिहास और उसकी चुनावी व्यवस्था के साथ इवॉल्व होता है। इसी मल्टी पार्टी सिस्टम का एक बहुत ही स्वाभाविक बाय प्रोडक्ट है अलायंसेज या गठबंधन का कॉन्सेप्ट। हाँ, अलायंसेज। जब कई पार्टियां चुनाव लड़ती हैं और किसी एक को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता, तो वे सत्ता हासिल करने के लिए हाथ मिलाती हैं। इसे अलायंस या फ्रंट कहा जाता है। भारतीय राजनीति में एनडीए यानी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, यूपीए यानी यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस और लेफ्ट फ्रंट इसके प्रमुख उदाहरण हैं। और ये काफी कॉम्प्लेक्स लगता है। हाँ, बाहर से देखने पर ये सिस्टम बहुत मैसी, शोर शराबे वाला और अस्थिर लग सकता है, लेकिन इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये समाज के हाशिए पर खड़े वर्गों और अलग-अलग क्षेत्रीय हितों को पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन का एक मजबूत मौका देता है। रिप्रेजेंटेशन की इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हमें भारत के पॉलिटिकल लैंडस्केप में नेशनल और स्टेट पार्टीज के बीच का अंतर भी स्पष्ट करना चाहिए। ये बहुत जरूरी डिस्टिंक्शन है। हाँ, कोई भी पार्टी खुद को रातों रात नेशनल पार्टी घोषित नहीं कर सकती। इलेक्शन कमीशन इसके लिए कुछ बहुत ही सख्त रूल्स ऑफ द गेम तय करता है। जैसे कि अगर कोई पार्टी किसी राज्य की विधानसभा में पड़े कुल वैध वोटों का कम से कम 6% हासिल करती है और साथ ही कम से कम 2 सीटें जीतती है, तब उसे स्टेट पार्टी या क्षेत्रीय दल की मान्यता मिलती है। और एक नेशनल पार्टी बनने का क्राइटेरिया इससे काफी बड़ा है। अगर कोई पार्टी लोकसभा चुनाव में या 4 अलग-अलग राज्यों के विधानसभा चुनावों में कुल वोटों का कम से कम 6% हासिल करती है और इसके साथ ही लोकसभा में कम से कम 4 सीटें जीतती है, तब जाकर उसे नेशनल पार्टी का दर्जा मिलता है। क्राइटेरिया काफी टफ है। बिल्कुल। अब अगर हम 2023 के डेटा के अनुसार भारत की 6 मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय पार्टियों का स्पेक्ट्रम देखें, तो ये बहुत ही डाइवर्स है। सोर्स मटेरियल के आधार पर पूरी तरह से निष्पक्ष रहते हुए अगर हम इनका एनालिसिस करें तो हर पार्टी की अपनी एक अलग कोर फिलॉसफी है। हाँ, सबकी आइडियोलॉजी बिल्कुल अलग है। एक तरफ हमारे पास 1885 में बनी दुनिया की सबसे पुरानी पार्टियों में से एक INC यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस है, जिसकी विचारधारा मुख्य रूप से सेंट्रिस्ट या मध्यम मार्गी रही है। ये पार्टी धर्मनिरपेक्षता और कमजोर वर्गों के कल्याण पर जोर देती है और इसने यूपीआई गठबंधन का नेतृत्व किया है। राइट। वहीं दूसरी तरफ 2012 में एक एंटी करप्शन मूवमेंट से निकली बिल्कुल नई पार्टी AAP या आम आदमी पार्टी है, जिसका फोकस अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी पर है और फिलहाल दिल्ली और पंजाब में इनकी सरकारें हैं। विचारधारा के स्तर पर देखें तो स्पेक्ट्रम के दूसरे छोर पर कुछ बहुत ही स्पष्ट आइडियोलॉजी वाली पार्टियां हैं, जैसे 1980 में स्थापित बीजेपी या भारतीय जनता पार्टी। हाँ। सोर्स मटेरियल के अनुसार इस पार्टी का लक्ष्य प्राचीन भारतीय संस्कृति और मूल्यों से प्रेरणा लेकर एक मजबूत भारत बनाना है। दीनदयाल उपाध्याय जी के
इंटीग्रल ह्यूमनिज्म और अंत्योदय की विचारधारा इसके मूल में है। कल्चरल नेशनलिज्म। बिल्कुल, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद या हिंदुत्व इनका प्रमुख तत्व है और वर्तमान में ये पार्टी केंद्र में एनडीए सरकार का नेतृत्व कर रही है। इसके उलट 1964 में बनी सीपीआई-एम यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट है, जो मार्क्सिज्म लेनिनिज्म में विश्वास रखती है। लेफ्ट आइडियोलॉजी। हाँ, ये समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता का समर्थन करती है, साम्राज्यवाद का कड़ा विरोध करती है और वेस्ट बंगाल, केरला और त्रिपुरा में इसका लंबा राजनीतिक इतिहास रहा है। और इन वैचारिक पार्टियों के अलावा कुछ नेशनल पार्टीज का उदय विशेष समुदायों या क्षेत्रों के रिप्रेजेंटेशन के लिए हुआ है, जैसे 1984 में कांशीराम जी द्वारा स्थापित बीएसपी यानी बहुजन समाज पार्टी। इनका कोर फोकस अलग है। बिल्कुल, इस पार्टी का मुख्य फोकस बहुजन समाज, जिसमें दलित, आदिवासी, ओबीसीज और धार्मिक अल्पसंख्यक शामिल हैं, उनके कल्याण और सत्ता में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने पर है। और छठी पार्टी है एनपीपी यानी नेशनल पीपल्स पार्टी। ये नॉर्थ ईस्ट की पहली नेशनल पार्टी है ना? हाँ, 2013 में बनी है पार्टी। इसलिए भी खास है क्योंकि ये नॉर्थ ईस्ट की पहली ऐसी पार्टी है जिसे नेशनल पार्टी का दर्जा मिला। इसका कोर फोकस देश की डाइवर्सिटी को पहचानने और रीजनल डेवलपमेंट पर है। इन 6 राष्ट्रीय दलों के अलावा जो सबसे अहम राजनीतिक ताकत है वो है स्टेट पार्टी। एसपी, आरजेडी, बीजेडी, डीएमके जैसी ढेरों पार्टियां भले ही इलेक्शन कमीशन की भाषा में क्षेत्रीय दल हों, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनका विजन सिर्फ क्षेत्रीय है। बिल्कुल नहीं, उनका नेशनल इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। हाँ, इनमें से कई पार्टियों का प्रभाव राष्ट्रीय राजनीति पर बहुत गहरा रहा है। अगर हम 1996 से लेकर 2014 तक के पॉलिटिकल हिस्ट्री के पन्ने पलटें तो ये वो दौर था जब कोई भी एक नेशनल पार्टी अकेले लोकसभा में स्पष्ट बहुमत नहीं ला पा रही थी। अलायंस हेरा, एग्जैक्टली। इसका सीधा असर ये हुआ कि नेशनल पार्टीज को दिल्ली में सरकार बनाने के लिए इन क्षेत्रीय दलों पर निर्भर होना पड़ा। इस गठबंधन युग ने भारत के फेडरलिज्म या संघवाद को एक अभूतपूर्व मजबूती दी। सत्ता जो पहले सिर्फ केंद्र के हाथों में केंद्रित रहती थी, वो अब राज्यों की आवाज सुनने को मजबूर हुई। Here's where it gets really interesting. ये पूरा सिस्टम, चाहे वो मल्टी पार्टी हो या अलायंसेस का दौर, सुनने में बहुत ही डेमोक्रेटिक और बैलेंस्ड लगता है। हाँ, थियरी में तो अच्छा लगता है, लेकिन जमीनी हकीकत में पॉलिटिक्स के इस ढांचे में कई गंभीर चुनौतियां भी हैं। चुनाव में कॉर्पोरेट्स का बेहिसाब पैसा, बाहुबलियों का प्रभाव और डायनास्टिक सक्सेशन या वंशवाद कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो सिस्टम को अंदर से खोखला करती हैं। बिल्कुल, और इन्हें फिक्स करना जरूरी है। तो सवाल यह है कि इस सिस्टम को ट्रांसपेरेंट कैसे बनाया जाए। इसे सुधारने के लिए यानी रिफॉर्म्स के लिए अब तक क्या ठोस कदम उठाए गए हैं? सिस्टम को क्लीन करने के लिए कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण सुधार, जिन्हें हम इम्प्लीमेंटेड रिफॉर्म्स कह सकते हैं, वो लागू किए जा चुके हैं। जैसे कि एंटी डिफेक्शन लॉ। बिल्कुल, इनमें सबसे बड़ा गेम चेंजर वही था, एंटी डिफेक्शन लॉ या दल बदल विरोधी कानून। एक समय था जब कुछ एमएलएज और एमपीज चुनाव जीतने के बाद सिर्फ मंत्री पद या करोड़ों रुपयों के लालच में रातों रात अपनी पार्टी बदल लेती थी, जिसे हॉर्स ट्रेडिंग कहते थे। एग्जैक्टली। इसे रोकने के लिए संविधान में अमेंडमेंट किया गया। अब नियम ये है कि अगर कोई चुनाव व प्रतिनिधि अपनी पार्टी व्हिप के खिलाफ जाता है या पार्टी बदलता है तो उसकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। इसका फायदा तो हुआ है। इससे विधायकों की खरीद फरोख्त में तो कमी आई है, लेकिन यहाँ एक बहुत ही गहरी इनसाइट छिपी है। इस कानून का एक बड़ा साइड इफेक्ट ये हुआ है कि इसने पार्टियों के अंदर के इंटरनल डेमोक्रेसी को लगभग खत्म कर दिया है। All right. हाँ, अब कोई भी एमपी या एमएलए अपनी ही पार्टी की गलत नीतियों के खिलाफ आवाज नहीं उठा सकता। उन्हें पार्टी हाईकमांड का हर फैसला एक रबर स्टैंप की तरह मानना ही पड़ता है। ये वाकई एक बहुत बड़ा पैराडॉक्स है कि एक रिफॉर्म ने दूसरी समस्या खड़ी कर दी। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने भी एक बहुत बड़ा कदम उठाया। कोर्ट के आदेश के बाद अब चुनाव लड़ने वाले हर उम्मीदवार के लिए एक एफिडेविट देना अनिवार्य हो गया है। ये बहुत जरूरी था। हाँ, इस एफिडेविट में उम्मीदवार को अपनी पूरी प्रॉपर्टी, एजुकेशन और अपने ऊपर चल रहे क्रिमिनल केसेस की बारीक डिटेल देनी होती है। इससे वोटर्स के पास इन्फॉर्मेशन तो बहुत आ गई है,
लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इस जानकारी को क्रॉस चेक या वेरीफाई करने का कोई बहुत मजबूत और क्विक सिस्टम अभी तक नहीं बन पाया है। ये एक लूप होल है। इसके साथ ही इलेक्शन कमीशन ने भी अपनी तरफ से सख्ती की है। सभी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए ये मैंडेटरी कर दिया गया है कि वो अपने संगठन के भीतर ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शंस कराएं और अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें। पर क्या ये सच में होता है? पार्टियां कागजों पर ऐसा कर भी रही हैं। हालांकि कई बार ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी की तरह होता है, जहां बिना असली चुनाव के ही नेता चुन लिए जाते हैं। ये तो वो रिफॉर्म्स हैं जो अप्लाई हो चुके हैं, लेकिन सिस्टम को पूरी तरह ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए एक्सपर्ट्स कुछ फ्यूचर रिफॉर्म्स की वकालत भी करते हैं। एक बहुत ही मजबूत सुझाव ये है कि हर पार्टी के लिए ये कानूनी रूप से अनिवार्य होना चाहिए कि वो अपने टिकटों का कम से कम 1/3 हिस्सा महिलाओं को दे। इसी तरह पार्टी के डिसीजन मेकिंग बोर्ड्स में भी महिलाओं के लिए उचित कोटा होना चाहिए, ताकि जेंडर रिप्रेजेंटेशन सिर्फ कागजी न रहे। बिल्कुल। और दूसरा सबसे बड़ा और रेवोल्यूशनरी सुझाव है स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस। ये कैसे काम करेगा? स्टेट फंडिंग का कॉन्सेप्ट बहुत ही दिलचस्प है। इसका मतलब है कि चुनावों का खर्च उम्मीदवारों या पार्टियों के बजाय सीधे सरकार उठाए। ओके। चुनाव प्रचार के लिए सरकार पार्टियों को संसाधन दे। ये मदद पेट्रोल, कागज या टेलीफोन जैसी चीज़ों के रूप में हो सकती है, या फिर पार्टी को पिछले चुनाव में मिले वोटों के अनुपात में कैश के रूप में दी जा सकती है। इससे शोर और पैसे का प्रभाव कम होगा। बिल्कुल। इसका सीधा मकसद राजनीति से ब्लैक मनी और बड़े कॉर्पोरेट घरानों के प्रभाव को बाहर करना है। लेकिन व्हाट्स फैसिनेटिंग हियर, इसकी इन बेहतरीन सुझावों को लागू करना कागज पर जितना आसान लगता है, असलियत में उतना ही मुश्किल है। क्यों? कानून तो संसद में बनते हैं। यही तो प्रॉब्लम है, क्योंकि इन रिफॉर्म्स को कानूनी शक्ल पहनाने का काम संसद में बैठे नेता ही करेंगे, जो खुद इन्हीं राजनीतिक पार्टियों का हिस्सा हैं। कोई भी सत्ताधारी दल या राजनेता स्वेच्छा से ऐसा कानून पास नहीं होने देगा जो सीधे तौर पर उनके ही फाइनेंशियल सोर्सेज या उनकी ताकत पर पाबंदी लगाता हो। ये एक बहुत ही कड़वी लेकिन सच्ची जमीनी हकीकत है। तो चलिए आज की इस जानकारी से भरी लंबी चर्चा को समेटने का वक्त आ गया है। इस डीप डाइव में हमने बहुत सारे पहलुओं को अनपैक किया। हमने ये समझा कि पार्टिसनशिप या किसी विचारधारा के प्रति झुकाव होना कोई बुरी बात नहीं है। बिल्कुल नहीं। असल में ये एक प्लूरलिस्टिक समाज के अलग-अलग हिस्सों और अलग-अलग विचारों की आवाज़ है। राजनीतिक दल वो मजबूत धागा हैं जो हमारे पूरे देश के इस विशाल, विविधतापूर्ण और जटिल लोकतांत्रिक ढांचे को एक साथ बांध कर रखते हैं। If we connect this to the bigger picture, तो ये स्पष्ट होता है कि पॉलिटिकल पार्टीज सिर्फ सत्ता हथियाने की मशीन नहीं है। हाँ, वे लाखों करोड़ों आम लोगों और एक बहुत ही जटिल सरकारी तंत्र के बीच का सबसे जीवंत पुल है। सिस्टम की कितनी भी आलोचना क्यों ना हो, जब किसी इलाके में पानी की समस्या होती है या कोई वेलफेयर स्कीम नहीं पहुंचती, तो एक आम नागरिक के लिए सीधे सचिवालय में बैठे किसी बड़े अधिकारी तक पहुंचना लगभग असंभव होता है। बहुत मुश्किल होता है। ऐसे वक्त में वही लोकल पार्टी लीडर या कार्यकर्ता उनके काम आता है। लोकतंत्र में कमियों के बावजूद उनकी मौजूदगी इनएविटेबल है। बिल्कुल। और अब इस चर्चा को ख़त्म करने से पहले सभी सुनने वालों के लिए एक बहुत ही प्रोवोकेटिव और सोचने लायक वाक्य छोड़ना चाहूँगा, जिसका जिक्र हमारे सोर्स मटेरियल में भी है। मोहम्मद यूनुस की स्टोरी है ना? हाँ, बांग्लादेश के मशहूर अर्थशास्त्री और ग्रामीण बैंक के संस्थापक मोहम्मद यूनुस का नाम विश्वविख्यात है। उन्हें 2006 में उनके माइक्रो फाइनेंस के काम के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। राइट। 2007 में उन्होंने ये फैसला किया कि वो परंपरागत राजनीति की गंदगी को साफ करने के लिए एकदम नई, साफ सुथरी और पूरी तरह से लोकतांत्रिक पार्टी बनाएंगे, जिसका नाम नागरिक शक्ति यानी सिटीजन्स पावर रखा गया। उनका विजन बहुत क्लीन था। बिल्कुल। उनका उद्देश्य अब ग्रासरूट्स लेवल से गुड गवर्नेंस और एक ईमानदार लीडरशिप तैयार करना था। लेकिन इतने बड़े नोबेल विनर, एक ग्लोबल आइकन और अत्यधिक सम्मानित व्यक्ति होने के बावजूद उन्हें परंपरागत राजनीति की बहुत ही कठोर, कड़वी और स्थापित चुनौतियों का सामना करना पड़ा। वही ग्राउंड रियलिटी। हाँ, अंततः उनका वो पॉलिटिकल प्रयोग उस तरह से सफल नहीं हो पाया जैसी उम्मीद थी,
और उन्हें कुछ ही महीनों में अपनी यह योजना छोड़नी पड़ी। ये ऐतिहासिक वाक्य हम सबके सामने एक बहुत ही गहरा और चुभता हुआ सवाल खड़ा करता है। बिल्कुल। क्या आज की इस बेहद स्थापित और जटिल राजनीतिक व्यवस्था में बिना पुरानी पावर पॉलिटिक्स, बिना बेहिसाब पैसे और बाहुबल का सहारा लिए एक पूरी तरह से आदर्श, वैचारिक और क्लीन पॉलिटिकल पार्टी का लंबा सफर तय करना सच में संभव है? वही तो। क्या पॉलिटिकल सिस्टम का ढांचा इतना सख्त और अभेद्य हो चुका है कि वो किसी आउटसाइडर या पूरी तरह से साफ सुथरे प्रयोग को आसानी से अपने अंदर स्वीकार ही नहीं करता? ये सचमुच एक ऐसा सवाल है जो किसी को भी बेचैन कर सकता है। इस सवाल के जवाब में ही शायद हमारे लोकतंत्र का भविष्य छिपा है। सिस्टम के साइंस को, पार्टियों की इस मजबूरी और ताकत को गहराई से समझने के बाद शायद अगली बार जब सुनने वालों को न्यूज़ चैनलों पर या अखबारों में कोई पॉलिटिकल बहस दिखेगी तो उसे देखने और एनालाइज करने का नज़रिया पूरी तरह से बदल चुका होगा। जरूर बदलेगा। इसी विचारोत्तेजक सवाल के साथ हम आज की इस गहन चर्चा को यहीं विराम देते हैं। ज्ञान की ये यात्रा यहीं नहीं रुकती। इस विषय पर खुद आगे भी एक्सप्लोर करते रहिए, नए सोर्सेज पढ़ते रहिए और सवाल पूछते रहिए। अगले डीप डाइव में एक नए विषय के साथ फिर मुलाकात होगी।